नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। अभी तक अडानी के मुद्दे पर मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया था। मैं देख रहा था डेवलपमेंट क्या हो रहा है, क्या खबरें आ रही हैं, थोड़ा समझने की कोशिश कर रहा था। तो इस समझने की कोशिश में एक नई बात या नए व्यक्ति के बारे में पता चला और उनकी राय के बारे में। इनका नाम है अश्वत्थ दामोदरन। ये दुनिया में वैल्यूएशन गुरु के नाम से जाने जाते हैं। ये स्टॉक मार्केट, स्टॉक्स और जो कंपनियों के बिजनेस हैं उनका वैल्यूएशन करते हैं और उनकी बड़ी साख है दुनिया भर में। तो ऐसे एक्सपर्ट जो किसी पार्टी से जुड़े नहीं हैं, किसी विचारधारा से जुड़े नहीं हैं, उनकी बात का महत्व ज़्यादा बढ़ जाता है। जिनका कोई स्टेक नहीं है ना अडानी की कंपनियों में, ना तो भारत के इकोनॉमिक ग्रोथ में, और ना किसी और तरह के किसी बिजनेस से जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर हैं, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के स्टर्न बिजनेस स्कूल में प्रोफेसर हैं। तो ये वैल्यूएशन के बारे में वो अक्सर जो है अपनी राय, अपने लेख लिखते रहते हैं, बातें करते रहते हैं। राजदीप सरदेसाई ने उनका एक ब्लॉग या कोई ट्वीट था, कुछ देखा था, जिसमें उनको लगा उससे उनको कि अडानी के खिलाफ हैं और अडानी पर जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है उसको वो सही मानते हैं। तो अपने प्रोग्राम में बुलाया इंटरव्यू के लिए, और इस अंदाज में कि बस आज दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अडानी का और सरकार का जो नेक्सस है और जो अडानी का घोटाला है, सब जो है उसका पर्दाफाश हो जाएगा। पहला सवाल पूछा कि क्या अडानी कॉनमैन है, यानी क्या अडानी ठग हैं। जवाब क्या था? सीधा एक शब्द का कि ये हाइपरबोल है, अतिशयोक्ति है। अब उसके बाद जो है एकदम से संपादक महोदय का जो है चेहरा उतर गया। तो मुझे लगा कि अश्वत्थ दामोदरन की बात को आप लोगों तक पहुंचाना चाहिए कि उन्होंने इस पूरे एपिसोड पर जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है उसकी रोशनी में अडानी समूह में जो कुछ हो रहा है या हुआ है, उस पर जो चर्चाएं हो रही हैं उसके बारे में उन्होंने क्या कहा। पहली बात उन्होंने कही कि देखिए, भारत में जितने फैमिली बिजनेस हैं, जितने फैमिली बिजनेस हाउसेज हैं, वो सब कंट्रोल फ्रीक होते हैं। फ्रीक शब्द उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा कि वो पूरा कंट्रोल चाहते हैं। ज़रा भी कंट्रोल कम नहीं हो, इसकी कोशिश रहती है। उन्होंने कहा कि 75% हो शेयर होल्डिंग या 70% हो, कंपनी पर कंट्रोल रहता है। लेकिन जो भारत के फैमिली बिजनेस हाउसेज हैं उनको ये संतोष नहीं होता। तो वही बात अंबानी के साथ भी है। पूरा कंट्रोल, पूरा नियंत्रण चाहते हैं अपनी कंपनियों पर। तो उसके लिए क्या आरोप क्या है? एक आरोप यह है कि राउंड ट्रिपिंग करते हैं। ये राउंड ट्रिपिंग का मतलब है कि पैसा जो है शेल कंपनियों के नाम से या अपने रिश्तेदारों की कंपनियों के नाम से बाहर भेजा गया और वो इन्वेस्टमेंट के रूप में आया और कंपनी में लगा है उन्हीं का पैसा, और शेयर जो है उनके किसी कंपनी के नाम या किसी अपने परिवार के सदस्य के नाम है, इसलिए उन्हीं के पास है, लेकिन टेक्निकली अलग दिखाई देता है। तो उन्होंने कहा कि ये काम जो है हिंदुस्तान की सभी कंपनियां करती हैं। हो सकता है ये काम अडानी ने किया हो, लेकिन उसका अभी तक कोई प्रमाण सामने नहीं आया है। एक बात। दूसरा, क्या अडानी ने स्टॉक मैनिपुलेशन किया? अपने शेयर के दाम जो है आर्टिफिशियल तरीके से बढ़ाया? ये वैसे आरोप अडानी पर पहले भी लगता रहा। 2019 से सेबी इस पर नज़र रखे हुए है, अभी तक कुछ मिला नहीं है, लेकिन सेबी की नज़र है आखिर इस तरह से क्यों बढ़ रहे हैं अडानी की कंपनियों के शेयरों के दाम। तो उन्होंने कहा कि ये स्टॉक मैनिपुलेशन नहीं है। अब क्या आधार है? उन्होंने उसका आधार बताया कि क्यों वो ये कह रहे हैं। उन्होंने कहा स्टॉक मैनिपुलेशन के लिए ज़रूरी होता है कि उस स्टॉक में यानी उस शेयर में, उस कंपनी के शेयर में बड़े पैमाने पर खरीद और बेच हो। उसके कोई प्रमाण नहीं है कि अडानी की कंपनियों में किसी भी समय एक गिवन पीरियड में या ये थोड़े लंबे पीरियड में उनमें बहुत बड़े पैमाने पर शेयर खरीदे गए हों या बेचे गए हों। वैसे भी पब्लिक के पास जो है, पब्लिक जो शेयर होल्डिंग है अडानी की कंपनियों में 1% या उससे कम है। अडानी के पास है 72% और 5-6% हो सकता है जो राउंड ट्रिपिंग की बात हो रही है शेल कंपनियों के ज़रिए या सही कंपनी हो उसके ज़रिए भी परिवार के लोगों के पास है। कुछ जो है वो FIIs के पास है। तो इस तरह से पब्लिक के पास शेयर होल्डिंग उसकी बहुत कम है। तो शेयर का दाम जब गिरा तो सबसे ज़्यादा नुकसान किसका हुआ? अडानी का हुआ।
किसी शेयर होल्डर का जो 1% से कम है, जो भी शेयर मार्केट में आता है वो इसके लिए मानसिक रूप से तैयार होता है कि शेयर के दाम अचानक बढ़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं। तो वो 1% जो शेयर होल्डर थे उनको ज़रूर नुकसान हुआ होगा। उसके बाद सवाल था कि क्या ये रेगुलेटर, पॉलिटिकल लीडरशिप और अडानी के बीच कोई करप्शन का मामला है, जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जो है बताने की कोशिश कर रही है। तो अश्वत्थ दामोदरन का कहना था कि ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें ये नज़र आता है, हो सकता है उसके, वो भी पक्का नहीं, हो सकता है कि जो रेगुलेटर है उसने अपना काम करने में उसने लापरवाही बरती हो, जिस तरह से काम करना चाहिए उस तरह से हो सकता है न किया हो, लेकिन करप्शन का कोई प्रमाण नहीं मिला है। तो फिर उसके बाद सवाल था कि क्या कंपनी का काम चिंता का विषय है। उन्होंने कहा हाँ भी और नहीं भी, चिंता का विषय है भी और सामान्य बात भी है। कंपनी के कार्य से मतलब था कि इतना बड़ा कर्ज लिया है, विदेशों से लिया है। अडानी का ज़्यादातर कर्ज जो है वो विदेशी वित्तीय संस्थानों से लिया गया है, भारतीय वित्तीय संस्थानों से बहुत कम है कर्ज। उसमें LIC है, स्टेट बैंक है, कुछ और इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं। तो उन्होंने, अश्वत्थ दामोदरन ने कहा कि चिंता की बात इसलिए कि जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनियां होती हैं, जो प्रोजेक्ट होते हैं वो लो मार्जिन होते हैं। अडानी का ज़्यादातर बिजनेस जो है वो लो मार्जिन का है, और इंफ्रास्ट्रक्चर में हमेशा जो है, जो भी कंपनी उस क्षेत्र में जाएगी वो बड़े कर्ज लेती है। लेकिन बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्यों उनको कर्ज देते हैं? वो उनका कैश फ्लो नहीं देखते, ये नहीं देखते कि ये लो मार्जिन बिजनेस है, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा मुनाफा होने की उम्मीद नहीं है। वो सॉलिड फिजिकल असेट्स देखते हैं, पोर्ट है, एयरपोर्ट है, रोड है, पावर प्लांट है, इसको देखकर कर्ज देते हैं। और उन्होंने कहा LIC के जो इन्वेस्टमेंट की बात हो रही कि डुबा दिया, पब्लिक का पैसा था और इस तरह से लुटा दिया, सरकार के कहने पर दे दिया गया कर्ज। उन्होंने कहा कि LIC का जो पिछले 20 साल का इन्वेस्टमेंट है अलग अलग कंपनियों में, केवल अडानी की बात नहीं, जहां भी स्टॉक मार्केट में LIC ने इन्वेस्ट किया है उनमें सबसे प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट अडानी की कंपनियों में है। तो ये जो चलाया जा रहा है कि LIC का पैसा डुबो दिया, स्टेट बैंक का डुबो दिया, इसी तरह से स्टेट बैंक का पैसा भी, चाहे LIC का हो या स्टेट बैंक का, आज तक अडानी की किसी कंपनी ने एक भी किश्त कर्ज की जो है वो डिफ़ॉल्ट नहीं की है। तो किसी कंपनी को दिया हुआ कर्ज वित्तीय संस्थान का डूब जाएगा या नहीं डूब जाएगा, इस पर निर्भर करता है कि वो डेट सर्विसिंग कैसे कर रहा है। अगर रेगुलर है, कोई डिफ़ॉल्ट नहीं होता है, तो इसका मतलब कंपनी की स्थिति अच्छी है। अगर वो बार बार डिफ़ॉल्ट करता है तो इसका मतलब है कंपनी की स्थिति खराब है, जो अडानी की किसी कंपनी के बारे में नहीं है। और अभी 1 बिलियन से ज़्यादा का उन्होंने लोन अलग अलग वित्तीय संस्थाओं को प्री पे किया है, समय से पहले लौटाया है। वैसे भी उन्होंने कहा कि भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने वाली कंपनियां बहुत कम हैं, इसलिए कंपटीशन बहुत कम है। जो कंपनियां हैं बहुत थोड़ी सी कंपनियां हैं, क्योंकि ये हाई कैपिटल इंटेंसिव है और इसमें रेवेन्यू जो है, इसमें जो है मार्जिन बहुत कम है। अडानी ऐसे व्यापार में है, ज़्यादातर उनकी कंपनियों का जो व्यापार है जिसमें कोई जाना नहीं चाहता आमतौर पर। तो वो एक तरह से एसेट बिल्डिंग का काम कर रहे हैं, इस देश के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का काम कर रहे हैं। तो जब अडानी ने, ये मैं अपनी ओर से कह रहा हूँ, उन्होंने नहीं कहा, जब अडानी ने ये बात कही कि उनकी कंपनियों पर ये हमला जो है वो देश की अर्थव्यवस्था पर हमला है, हालांकि अश्वत्थ दामोदरन ने कहा कि ये नहीं बोलना चाहिए, तो उनको इस तरह से नहीं सोचना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि मान लेते, उनकी बात को मान लेता हूँ कि ये इस तरह से नहीं बोलना चाहिए कि भारत पर हमला है, किसी एक कंपनी पर हमला, भारत पर हमला नहीं हो सकता है, लेकिन उसका इम्पैक्ट जो होगा वो भारत पर होगा। अडानी पर क्या होगा नहीं होगा इससे ज़्यादा मतलब नहीं है, एक कंपनी चलेगी नहीं चलेगी वो बहुत सामान्य सी बात है, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था पर अगर असर पड़ता है, वो प्रभावित होती है, तो इसका मतलब ये देश पर भी हमला है एक तरह का वो। और इसका क्या इम्पैक्ट होगा, ये अश्वत्थ दामोदरन ने कहा कि इसका इम्पैक्ट ये होगा कि अडानी अब स्लो डाउन करेंगे, यानी अपना व्यापार बढ़ाने की जो उनकी रफ्तार थी उसको कम करेंगे, पूंजीगत निवेश को घटाएंगे
और इसका नुकसान किसको होगा? देश के अलावा किसको होगा? अडानी को जो संभावित प्रॉफिट हो सकता था वो नहीं होगा, लेकिन भारत में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्लो होता है तो अल्टीमेटली तो असर देश पर ही, देश की अर्थव्यवस्था पर ही पड़ेगा। अब ये हिंडनबर्ग रिपोर्ट की बात हो गई, अब जरा बात कर लें अडानी यहाँ तक पहुँचे कैसे। अडानी का जो पारिवारिक बिजनेस था, व्यापार था, वो ये लोग ज़्यादातर हीरे के व्यापार में थे, लेकिन अडानी ने पॉलीमर का व्यापार शुरू किया और राजीव गांधी की सरकार के समय पॉलीमर को ओजीएल में डाल दिया गया। उस समय कोटा परमिट राज चलता था, तब तक जारी था। ओजीएल मतलब ओपन जनरल लाइसेंस में, मतलब उसके लिए जो है अलग से लाइसेंस उस तरह से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। वहीं से लंबी छलांग अडानी ने लगाई। सबसे बड़ा मुनाफा उनको, सबसे बड़ा फ़ायदा, उनके बिज़नेस का सबसे बड़ा विस्तार वहाँ हुआ। दूसरी छलांग अडानी ने लगाई जब नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे और गुजरात में चिमन भाई पटेल जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, उनकी सरकार थी। उस समय अडानी को पोर्ट के लिए ज़मीन मिली, कई हज़ार हेक्टेयर ज़मीन बहुत सस्ते दाम पर, और पोर्ट बनाना शुरू किया। पोर्ट का जाहिर है जेस्टेशन पीरियड बड़ा लंबा होता है, वो तुरंत बनकर तैयार नहीं हो सकता। दूसरा उसमें फ़ायदा जो अडानी को हुआ कि वो इलाका स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आ गया। ये दूसरी लंबी छलांग थी अडानी की। उसके बाद एक पोर्ट बनने के बाद, जैसे अब बात होती है इजराइल में जो पोर्ट मिला है उसको लेकर सवाल होते हैं कि मोदी ने दिला दिया है। वो पोर्ट जो है हुएई जो चीन की कंपनी है उसको जा रहा था। सबका इंटरेस्ट था, भारत का इंटरेस्ट था, अमेरिका का, ऑस्ट्रेलिया का, जापान का, सबका इंटरेस्ट था कि हुएई को ये कॉन्ट्रैक्ट किसी भी हालत में न मिले। ऐसे में ये देखिए ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है, ये कोई सब अलग अलग नहीं है। ग्लोबल इकॉनमी जो है इंटीग्रेटेड है, इसलिए इस संभावना से मैं इनकार नहीं करता कि भारत सरकार ने उसमें मदद की हो, लेकिन उसमें कोई रिश्वत, कोई करप्शन है, ये कोई मानने को तैयार नहीं है, ना इसके लिए इसका कोई प्रमाण है। अब एक सवाल राहुल गांधी ने उठाया था लोकसभा में। उन्होंने कहा कि जिसको जो एयरपोर्ट डेवलप करने का जो है वो अनुभव ना हो, उसको एयरपोर्ट कैसे मिल रहा है। सवाल ये है कि डिफेंस के क्षेत्र में या फिर एयरपोर्ट के क्षेत्र में ये जो जीएमआर और जीवीके कंपनियां आई थी एयरपोर्ट बनाया जिन्होंने दिल्ली और मुंबई का, उनको कौन सा अनुभव था उससे पहले एयरपोर्ट डेवलपमेंट करने का, जब वो तो कांग्रेस के समय उनको कॉन्ट्रैक्ट मिला था। डिफेंस में क्यों है अडानी? तो भाई टाटा हो सकते हैं, भारत फोर्ज हो सकती है, महिंद्रा हो सकते हैं, जिन्होंने कोई डिफेंस इक्विपमेंट कभी नहीं बनाया, वो बना सकते हैं, तो अडानी क्यों नहीं बना सकते हैं? लेकिन कुल मिलाकर सवाल ये है कि क्या अडानी ने कुछ गलत नहीं किया है? ये इस सवाल का जवाब मैं नहीं में देने की स्थिति में नहीं हूँ। अडानी ने भारत में जो नियम हैं उनका, जैसे बाकी बिजनेसमैन करते हैं, उसमें जो लूप होल हैं उनका फ़ायदा उठाने की कोशिश की है। ये जो शेल कंपनियों का खेल होता है, भारत में कोई बिजनेसमैन शायद ही कोई ऐसा हो जो इस खेल में शामिल ना हो। तो जो सब कंपनियां करती हैं, जिस तरह से कानून में जो भी लूप होल है उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करती हैं, ऐसा लगता है कि अडानी ने भी किया। लेकिन उसमें कोई पॉलिटिकल करप्शन या पॉलिटिकल कनाइवेंस हो, ये नज़र नहीं आता। लेकिन एक बात समझ लेनी चाहिए, किसी भी देश में, भारत में नहीं, किसी भी देश में कोई बड़ा बिजनेसमैन आगे अगर बढ़ता है, बिजनेस आगे बढ़ता है, कंपनी बढ़ती है, तो उसमें उस समय की जो सत्ता होती है, सत्तारूढ़ दल होता है, उसका वरद हस्त ज़रूर होता है। तो मैं ये नहीं कह सकता कि अडानी को इस सरकार का समर्थन हासिल नहीं है, लेकिन उस समर्थन के बदले में कोई क्विड प्रो को है कि अडानी से पैसा ले रहे हैं, उसके बदले में अडानी का बिजनेस बढ़ने दे रहे हैं, ऐसा न तो इसका बात का कोई प्रमाण है और न ऐसा दिखाई देता है, न ये सरकार ऐसा कर सकती। खास तौर से ये प्रधानमंत्री इस आधार पर काम नहीं कर सकते, वो उनके स्वभाव में नहीं है, वो उनके डीएनए में नहीं है। इसलिए अडानी ने क्या गलती की, इसका फैसला जो है रेगुलेटर करेंगे, सेबी करेगी, आरबीआई करेगी, बैंक्स करेंगे, लेकिन उसमें कोई पॉलिटिकल करप्शन नहीं है। करप्शन का कोई, किसी और भी तरह के करप्शन का कोई प्रमाण नहीं है। नियम तोड़ने के प्रमाण मिल सकते हैं।
अगर ये रेगुलेटर ठीक से जांच करें तो अडानी का कुल मामला, जो कुल मिलाकर मामला है, वो दरअसल अडानी के कंधे पर रखकर नरेंद्र मोदी पर बंदूक चलाने की, गोली चलाने की कोशिश हुई है, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को अपने संबोधन में लोकसभा में उसको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया, जब उन्होंने कहा झूठ के हमले से बचाव के लिए मेरे पास 140 करोड़ लोगों के विश्वास का रक्षा कवच है। लोगों का भरोसा मोदी पर है, मोदी को लोगों पर भरोसा है। तो उन्होंने कहा क्या, मतलब संदेश क्या था कि जो कुछ राहुल गांधी ने या विपक्ष जो आरोप लगा रहा है, ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है, ये सब झूठ का पुलिंदा है। अब बाकी तो आप पर है, आपने किस तरह से देखा, उसको किस तरह देखते हैं, किस तरह देखना चाहते हैं और उसका क्या निष्कर्ष निकालते हैं, ये सबकी अपनी अपनी राय हो सकती है। मुझे जितनी जानकारी मिली थी, जो मुझे समझ में आया, उसके अनुसार आपके सामने सारी बात रखने की कोशिश की है। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।